अब हम लोग चौथे टाइप पे आ चुके हैं, द्विघात समीकरण पे, है ना। और इस टाइप में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल में कुछ कंडीशंस, कुछ शर्त दी जाएगी और फिर हम उसको द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण हल करना हम लोग जानते हैं। मतलब सवाल पढ़कर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, सवाल देगा और फिर हम उसको हल करेंगे और अभीष्ट उत्तर निकालेंगे। जैसे संख्या से संबंधित सवाल आ सकते हैं, जैसे कहेगा दो संख्याओं का योगफल कुछ दिया है, फिर उनका गुणनफल कुछ दिया है, ऐसी कुछ शर्तें देगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा अपने को, संख्याएं। तो हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। जैसे नाव और कार से संबंधित कुछ सवाल दे सकता है, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये उससे संबंधित सवाल होंगे। कुछ भिन्न से संबंधित सवाल होंगे, जैसे हम भिन्न जानते हैं अंश बटा हर होता है, कहेगा अंश और हर इसमें ये संबंध है, मतलब कहेगा अंश हर का 2 गुना है, 3 गुना है, या इतना अधिक है इतना कम है। फिर कुछ जोड़ देगा, कुछ घटा देगा, फिर भिन्न पूछेगा, तो हम समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज चतुर्भुज से संबंधित सवाल देगा, कुछ उसका क्षेत्रफल देगा, परिमाप देगा, ऐसे संबंधित सवाल देगा। और फिर उम्र से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कहेगा कि कोई व्यक्ति ए है, किसी व्यक्ति बी से इतने वर्ष बड़ा है या छोटा है, फिर 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र में ये संबंध होगा, तो उम्र निकालो। तो ऐसे सवाल इस टाइप में हम लोग देखेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम सवाल पढ़ के हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब पहला सवाल ही पढ़ते हैं। यहाँ पे संख्या से संबंधित सवाल जो है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। दोनों संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल है 182। तो अब इसको करने के अपने पास दो तरीके होंगे। एक तरीका हम लोग रैखिक युग्म समीकरण में देखेंगे, वहां पे दो समीकरण बनाएंगे, दो रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ चूंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। जब नहीं बनेगा किसी सवाल में तो फिर हम दो समीकरण बनाएंगे, मतलब रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो जब भी द्विघात समीकरण बनाकर सवाल हल करना होगा तो हम एक चर के रूप में चीजों को समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, एक चर के रूप में। बात समझ में आई। जैसे हम लोग रैखिक युग्म समीकरण में पढ़ रहे थे तो वहां पर दो चर मान रहे थे, x और y, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक चर के रूप में दी गई कंडीशन को बनाएंगे, उसके बाद उसी समीकरण को हल करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो द्विघात समीकरण में अगर द्विघात समीकरण की आपको कंडीशन, जैसे इस सवाल में द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल दिया गया है तो आपको क्या करना है, एक चर के रूप में बनाओ। आप चाहो तो इसको दो चर के रूप में बनाकर सॉल्व कर सकते हो या एक चर के रूप में। अब देखो सवाल कह रहा था दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। तो हम यदि एक संख्या मान लें, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिलेगी अपने को 27 में से आप घटा दो। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 27। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप ये जानते हो कि चलो 2 और 5 दो संख्या हैं, इनका योगफल है 7। दो संख्याएं हैं 2 और 5, इनका योगफल है 7। एक संख्या यदि हम 2 मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योगफल में से उस संख्या को घटा दो, 7 में से 2 घटा दो तो 5 पता चल जाएगा। मतलब यदि एक संख्या क्या हो गई x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, मतलब योगफल में उस संख्या को घटा दो। अब कंडीशन देखो, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है प्रश्नानुसार, कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, इनका गुणनफल दिया गया है आपको 182। बस अब देखो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के दो मान मिलेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मान। बात समझ में आ रही है। सॉल्व करो इसको तो ये मिलेगा 27x, 27 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर इधर लाएं तो ये
माइनस का हो जाएगा 182 जीरो। अब माइनस का सब में गुणा कर दो, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस का। तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस है, माइनस का हो जाएगा -27x। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब 182 को दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर मिले क्या? 27। तो आप जानते हो 14 और 13 फैक्टर करना, मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 14 + 13, ये हो गया x, ये हुआ प्लस 182 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो, x के वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया -14x, ये माइनस का इसमें गुणा करोगे माइनस, इसका माइनस इसमें माइनस का गुणा करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है 182 बराबर 0। तो अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है कॉमन लो, x कॉमन है तो इसमें बचा x -14, और इसमें -13 कॉमन है तो x -14 बचेगा, क्योंकि 182 को 13 × 14 लिख सकते हो, 13 आ गया तो 14 बचा है। अब दोनों में क्या कॉमन है? x -14, तो दोनों से कॉमन ले लो आप x -14। तो दोनों से जब x -14 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 13, x -13। तो अब एक ब्रैकेट में अपने को पता चल गया x -14, दूसरे ब्रैकेट में क्या? x -13। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को मिला क्या? x -14 x -13 बराबर 0। तो अब यहाँ से एक बार तो x -14 बराबर 0 कर दो, फिर क्या करो? x -13 बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से x का मान 14 मिला है, तो यहाँ से x का मान 13 मिला है। ठीक है, x के दो मान आए हैं, द्विघात समीकरण बन रहा है। अब देखो, यदि x का मान मतलब पहली संख्या 14 लोगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी? 27 - 14 मतलब 13। और यदि पहली संख्या 13 लोगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी? 27 - 13 मतलब 14। तो अपने दोनों संख्याएं क्या हैं? 13 और 14। यही अपना आंसर है। अब देख लो दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 182, और योगफल कितना आएगा? 27। मतलब दी गई जो शर्त है सवाल में वो यहाँ पर लग रही है। तो अपना आंसर होगा 13 और 14। अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, और क्रमागत हैं और धन हैं और सम संख्याएं हैं। इन शब्दों को आप अंडरलाइन करते चलो, सवाल पढ़ोगे तभी चीजें आप सही से लिख पाओगे, और संख्या निकालनी है। तो क्रमागत, अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो आप सम संख्या जानते हो, 2 4 6 8 10। तो अगर एक संख्या 2 है, दूसरी 4 है, फिर 6 है, 8 10 है, इन दोनों में अंतर देखो आप। क्रमागत मतलब क्रम से, तो 2 और 4 में 2 का अंतर, फिर 4 और 6 में 2 का अंतर। अगर यहाँ 8 होता तो 6 और 2 में कितना अंतर? 2 का। मतलब क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं अगर हम लें तो उनमें अंतर कितना है? 2 का। मतलब अगर हम पहली संख्या मान लें x, अगर हम पहली सम धनात्मक संख्या मान लें x, तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी? x + 2। दूसरी संख्या x + 2 ही मिलेगी ना। देखो 2 जोड़कर मिल रहा है, यही मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर विषम कहता तो विषम के लिए भी हम जानते हैं 1 3 5 7। देखो इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। अगर कहता प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो अगर एक हम संख्या x मान लेते तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाती। यहाँ पर x + 2 हो गया, क्योंकि सवाल में क्या बोला है? सम संख्याएं लेनी है। बात समझ में आ गई? अब दी गई शर्त आप लगा दो। एक संख्या आपने x मानी तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? x + 2। अब कहा है इनके वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्ग करो, तो इसका वर्ग x² हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार इनका वर्ग करो। x का वर्ग किया और x + 2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो होल में होगा ना, पूरे में। वर्गों का योगफल, योगफल मतलब प्लस, ये कितना दिया है? 244। इस समीकरण को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लो, वही अपना आंसर होगा। बात समझ में आ गई? चलो शुरू हो जाओ।
तो ये मिला अपने को एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करो, ये 244 रहेगा ही। अब इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, ये 4 इधर आके घटेगा, 4 घट जाएगा माइनस, चलो पहले इसको लिख देते हैं, एक साथ इतनी कैलकुलेशन ना करो, ये माइनस 244 बराबर 0 हो गया। अब ये मिला 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस 240 मिलेगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ दोनों पक्षों में 2 का भाग दे सकते हो, 2 का भाग दो, तो 2 का भाग दोगे ये 1 हो गया, ये हो गया प्लस 2x, ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 को 2 भागों में तोड़ो कि घटाने पर कितना मिल जाए 2। आप जानते हो 12 दहम 120 और 12 में से 10 घटाओगे 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। तो इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x प्लस 12, यहाँ पर माइनस 10 कॉमन ले लो तो x माइनस 12। तो एक बार x माइनस 10 मिला, दूसरी बार क्या मिला x प्लस ही था यार, ये x प्लस 12 मिला बराबर 0। तो अब एक बार लोगे आप x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार क्या लोगे आप x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है ना, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 0। तो या तो ये संख्या 0 होगी या तो ये संख्या 0 होगी। तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा अपने को 10, यहाँ से x कितना मिलेगा माइनस 12। ये नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है धनात्मक होनी चाहिए। तो यदि एक संख्या आपने 10 ले ली तो दूसरी संख्या जो x प्लस 2 मानी थी हमने वो कितनी मिल जाएगी 12। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 10 और 12। दोनों संख्या कितनी हैं 10 और 12। देख लो ये धन है, धनात्मक संख्या है, सम संख्या है, दोनों में 2 का अंतर है और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, वर्गों का योगफल कितना आ रहा है। इसका वर्ग करोगे, आप क्रॉस चेक करो ना, इसका वर्ग करोगे तो 100 आ जाएगा और इसका वर्ग करोगे तो 12 बराई हम 144, दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 244। मतलब अपनी संख्याएं सही है। तो आप हर एक सवाल को क्रॉस चेक किया करो, जो आप आंसर निकालो, जैसे यहाँ पे आंसर हमने 10 और 12 निकाला तो उसको क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करते क्या है, दी गई शर्त के आधार पे दोनों संख्याओं का मान रखते हैं। जैसे दोनों के वर्गों का योगफल 244 कह रहा था सवाल में, तो हमने दोनों का वर्ग किया और जोड़ा 244 आ रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं हमने सही निकाली हैं। अब इसी का ये वाला टाइप देखो, अब यहाँ पे चाल, दूरी और समय से संबंधित सवाल होंगे। जैसे ये सवाल पढ़ो, कह रहा है एक नाव की शांत जल में, शांत जल मतलब जल रुका हुआ है, जल की जो धारा है मतलब जो जल का प्रवाह है वो नहीं हो रहा है। तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाना है तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटना है और कुल समय लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। तो धारा की चाल निकालनी है अपने को। सवाल समझ में आ गया आपको? देखो ये कोई नाव है, किसी बिंदु A से B तक जा रही है, A से B तक जा रही है किसी बिंदु, और A और B के बीच की जो दूरी है वो सवाल में आपको दिया गया है, कितना है 30 किलोमीटर है। अब पहले तो जाएगी नाव और फिर आएगी भी, और पूरा समय लगेगा, मतलब जाने वाला समय प्लस आने वाला समय, पूरा समय कितना दे रहा है सवाल में, ये दे रहा है 4 घंटा और 30 मिनट। 30 मतलब आधा घंटा, तो ये समय पूरा कितना हो जाएगा 2 चौक 8 1 9/2, ये घंटे में होगा, है ना, क्योंकि चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए समय को हम लोग घंटे में बदल लिए हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बार तो कह रहा है कि विपरीत दिशा में जाना है, मतलब जब यहाँ से A से B, मान लो हम नाव जो है अपनी A से B जा रही है, तो A से B जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, A से B जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, मतलब धारा इस दिशा में बह रही है। धारा किस दिशा में बह रही है, B से A की ओर धारा बह रही है। इतनी बात समझ में आ गई? शुरू में नाव जा रही है A से B की ओर और धारा बह रही है B से A की ओर, तभी तो ये विपरीत दिशा में जा रही है। और 30 किलोमीटर है, मतलब ये दूरी कितना है 30 किलोमीटर। अब 30 जाना है 30 आना है।
अब जब ए से बी गई और जब बी से ए आएगी तो धारा भी बी से ए आ रही है और नाव भी बी से ए आएगी, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? बराबर, मतलब धारा की ही दिशा में। यही कह रहा है ना, ये धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने पर। तो अब देखो धारा की चाल अगर हम x मान लें, x किलोमीटर, अब चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, तो यदि धारा की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें और नाव की चाल जो है शांत जल में कितना दिया गया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जल रुका है। तो अब आप ये जानते हो कि अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो अपनी चाल जो है वो घट जाती है। जब आप नदी में तैरते हो धारा की विपरीत दिशा में, तो आप जिस वेग से, जिस चाल से आप तैरते हो, वास्तव में वो परिणामी वेग या चाल नहीं रहता। बात समझ में आ रही है? आपको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि आपकी चाल घट चुकी है वहाँ पे। और जब धारा की दिशा में ही आप तैरते हो तो वो ज़्यादा जो दूरी है उसको कम समय में कर लेते हो, मतलब आपकी जो चाल होती है बढ़ जाती है। तो ये होता क्या है कि जब विपरीत दिशा में आप तैरते हो तो आपकी जो चाल होती है उसमें धारा की चाल जो होती है घटती है, तभी तो परिणामी चाल मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना शुरू कर चुके हैं और सबसे पहले हम धारा की चाल ही मान लेते हैं। तो माना धारा की चाल, धारा मतलब अपनी जलधारा, तो माना धारा की जो चाल है जो कि निकालना भी है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और शांत जल में नाव की चाल है 15, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल वो होगी 15 माइनस x। अब इतना तो जानते हो आप कि धारा की चाल जो है नाव की चाल से कम होगी, मतलब नाव वाली चाल 15 बड़ा होगा, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब विपरीत दिशा में आप तैरोगे, जब नाव विपरीत दिशा में जाएगी तो जो चाल है वो कुछ कम हो जाएगी, तो कम होने के लिए घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार धारा की दिशा में, अगर हम धारा की दिशा में नाव की चाल लिखें, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, तभी तो बढ़ी हुई प्रतीत होगी। तो अब देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला जानते हो आप। अब पूरा समय दिया गया है अपने को, समय अपने को पूरा दिया है 9/2 घंटे, मतलब जाने का समय प्लस आने का समय। दूरी भी पता है, जाने की दूरी 30 किलोमीटर और आने की भी दूरी 30 किलोमीटर। तो आप समय बराबर दूरी बटा चाल फॉर्मूला लगाओ यदि, तो समय बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? दूरी बटा चाल। यही फॉर्मूला लगा दें हम जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो जाने के लिए अगर हम लिखें तो हम ये, अब देखो यहाँ पे समझ के आ रहे हैं कि T1 को हमने मान लिया जाने वाला समय और T2 को हमने मान लिया आने वाला समय, और ये दोनों समय किसके बराबर है? दोनों का जो योग है वो है 9/2, क्योंकि जाने का समय आने का समय पूरा कितना लग रहा है? 9/2। तो अब जाने का समय मतलब जाने की दूरी और जाने वाली चाल, तो दूरी तो 30 किलोमीटर है, लेकिन जाने वाली चाल क्या है? जाने वाली चाल मतलब जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा से, तो विपरीत दिशा वाली चाल कितनी होगी? 15 माइनस x। अब इसी प्रकार T2 क्या है? आने वाला समय, तो आने वाला समय तो आने वाली दूरी और आने वाली चाल, तो आने वाली दूरी तो अभी भी 30 किलोमीटर है, और आने वाली चाल, इस बार आप धारा की दिशा में ही आ रहे हो तो धारा की दिशा वाली चाल ये कितनी है? 15 धन x बराबर ये पूरा कितना है? 9/2। अब इसी समीकरण को आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, वही अपना आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो लासा लेके सॉल्व कर लो। तो ये आएगा 15 माइनस x और आएगा 15 प्लस x, तो ये होगा 30 दोनों से कॉमन ले लें। चलो अच्छा एक बार लिख लेते हैं। तो ये होगा 15 प्लस x और यहाँ होगा 30 15 माइनस x बराबर ये 9/2 है ही। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो आपको जो समीकरण मिला यहाँ से, दोनों से हम क्या करें, 30 कॉमन ले लें। 30 दोनों जगह से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब देखो पहले वाले में क्या बचा अपने पास, 15 प्लस एक्स, वहाँ से 30 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 15 माइनस एक्स। दोनों जगह से हमने 30 ले लिया कॉमन। और नीचे क्या था, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था बराबर 9/2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करो आप। अब ये देखो 15 15 ये तो जुड़ेगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 15 30 हो गया। 30 का 30 में गुणा कर दो आप, तो 3 त्रिकाई 9 और 2 जीरो मिल जाएगा। ये 15 15 ही हम 225 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9/2। अब देखो यहाँ 900 से 9 कटेगा तो यहाँ 100 बचेगा, और ये 100 का इसमें गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। तो 200 बराबर ये मिलेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, घटाओगे तो 25 मिलेगा। तो एक्स का मान मिला अपने को +-5, चूँकि वर्गमूल लोगे तो +-5 मिलेगा। लेकिन अपने को पूछा क्या है, चाल, मतलब एक्स है क्या, एक्स तो चाल है ना, और चाल कैसी होगी, धनात्मक। इसलिए जो एक्स होगा वो कितना होगा, 5। मतलब जो धारा की चाल है वो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही अपना क्या है, आंसर। अब ये भिन्न से संबंधित सवाल है। क्या कह रहा है, निम्न से भिन्न से संबंधित सवाल क्या पूछ रहा है। अब भिन्न हम जानते हैं अंश बटा हर होता है। सवाल पढ़ लो। कह रहा है एक भिन्न का जो हर है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। जो हर है अंश के 2 गुने से, मतलब यदि हम x को भिन्न को अगर हम भिन्न के अंश को अगर x मानेंगे, उसका 2 गुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तब जाके हर मिलेगा। और भिन्न और इसके व्युत्क्रम, जैसे भिन्न ये है अंश बटा हर, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब इसको पलट दो, मतलब हर बटा अंश हो जाएगा, और उसका योग दिया गया है। तो हम मान लें अंश मान लो, चूंकि अंश का 2 गुना करोगे 1 जोड़ोगे तो हर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अंश को मान रहे हैं x, माना अंश बराबर क्या है, x। इतनी बात समझ में आई। आप चाहो तो x और y अलग अलग मान के रैखिक समीकरण वाले नियम से भी कर सकते हो। ऐसे सवाल उस चैप्टर में भी किए हैं हमने, ठीक है। यहाँ हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे द्विघात समीकरण बने। और द्विघात समीकरण बनेगा कब, जब एक ही चर के रूप में आप समीकरण को लिखोगे, ठीक है। तो अब अंश मान लिया हमने, तो हर क्या हो जाएगा, हर क्या कह रहा है, अंश का 2 गुना से 1 अधिक है, बस। तो अब भिन्न क्या मिल जाएगी अपने पास, भिन्न होती है अंश बटा हर। इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, व्युत्क्रम, भिन्न और इसके व्युत्क्रम। तो प्रश्नानुसार है और दोनों का योग कह रहा है। योग कह रहा है मतलब एक बार तो भिन्न वही लिखो जो अपने पास है, और फिर कह रहा है इस भिन्न का व्युत्क्रम मतलब उलट दो, तो ये मिला 2x + 1/x, और दोनों का योगफल मतलब प्लस, ये कितना हो जाता है, 2 सही 16/21। इतनी बात समझ में आ गई यदि, तो अब यहाँ से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। लासा ले लो आप, तो लासा हो जाएगा x × 2x + 1। तो यहाँ से भाग दोगे तो ये x आएगा, ये x² होगा, ये आएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये मिलेगा 21 दूना 42, और 42 तो ये मिल गया 8, और ये मिल गया 58। ये 58 हो जाएगा बटा 21। ये मिश्र भिन्न है, इसको सॉल्व कर लेना आप। तो अब ये a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये x² + a² मतलब 4x² + 1 + 2ab मतलब 4x। ये होगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 2x²। हो सकता है कुछ कट पिट जाए, है ना। चलो अगर कुछ कटता दिखेगा तो इसको फिर से कॉमन लेंगे। फिलहाल कर लो 2x² + x, ये कितना मिलेगा, 58/21 मिलेगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व ही करना है, x की वैल्यू निकालना है। x² 4x² कितना मिल गया, 5x² + 4x + 1, ये बटा क्या है 2x² + x बराबर, ये मिला अपने पास 58/21।
अभी ये इसको क्या करो आप तिर्यक गुणा करके एक्स स्क्वायर के रूप में लिखो, मतलब द्विघात समीकरण बनाओ। चलो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 21 में 5 का गुणा करो, 21 पंचे 105 होता है, इसका इस पूरे में गुणा होगा और फिर इस पूरे में गुणा होगा 58 का, तो ये हुआ 21 पंचे 105 एक्स स्क्वायर। अब 21 चौक 84 होता है, ये हुआ 84 एक्स प्लस 21, ये 58 दूना, तो ये हुआ 2 अठे 16, 2 पंचे 10 11, मतलब 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 105 एक्स स्क्वायर, ये इधर इसको इधर ले जाते हैं, ये बड़ा है ना तो इसको इधर ले जाएंगे, तो 105 घटा दो आप, तो 16 में 5 घटा दो 11 मिलेगा, तो ये मिला 11 एक्स स्क्वायर। अब ये 84 है, इसको भी उधर ले जाएं, तो 84 में 58 घटा दो और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 84 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 14 और ये 8, तो ये 6 हो गया, ये 7 2 5, तो ये माइनस का 26 हो गया। अब ये 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0। अब 11 और 21 का मल्टीप्लाई करो और फिर घटाने पर कितना मिलना चाहिए अपने को, 26, उसके फैक्टर करो आप। तो क्या करेंगे हम लोग, 21 और 11 का गुणा करेंगे और घटाने पे क्या मिलना चाहिए अपने को, 26। तो 21 को क्या तोड़ो, जब 21 को तोड़ोगे आप तो मिलेगा 3 सते 21, 3 7 और ये 11 है ही, मतलब फैक्टर तो ये हो गए। अब जोड़ने पर सॉरी घटाने पर क्या मिलना चाहिए आपको, घटाने पर मिलना चाहिए आपको कितना, 26। तो अगर हम 11 या 33 करें और 33 में 7 घटाएं तो 26 मिल रहा है। तो अब इसके फैक्टर कर लो जल्दी से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 एक्स स्क्वायर माइनस ये 33 माइनस 7 होगा, -21 बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट ही करना है और अपने को x का वैल्यू निकालना है। इन दोनों में 11x कॉमन ले लो तो ये x और 11 तिहाई 33, इन दोनों में प्लस का 7 कॉमन ले लो तो 7 त्रिक 21 x माइनस 3। तो अब यहाँ से x माइनस 3 मिला और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला, 11x प्लस 7। अब यहाँ से एक संख्या ये है एक संख्या ये है, दोनों का गुणनफल मिल रहा है 0, मतलब वो दोनों संख्याएं 0 होंगी, 0 होंगी मतलब 0 हो सकती हैं। तो अब यहाँ से x का वैल्यू मिला अपने को 3 और यहाँ से x का वैल्यू मिला -7/11। अब देखो अंश और हर की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम 3 को चेक करें, ठीक है तो अंश तो अपना x ही था, तो अंश मिल गया 3 और हर हमने क्या माना था, इस x के आधार पे जो हर था अपना वो था 2x प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से 2 तिहाई 6 7 मिल जाएगा, तो अपनी भिन्न क्या मिल जाएगी, 3/7। ठीक, अब क्रॉस चेक करो, हर सवाल में आपको क्या करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है। जहाँ पे आंसर ना पता हो क्रॉस चेक करो। तो क्रॉस चेक करोगे तो क्या कह रहा है, अब देखो जो इसका दूना करो और 1 जोड़ो तभी तो हर आएगा। बिल्कुल सही बात कह रहा था, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अपने पास अंश कितना है 3, हर कितना है 7। अब इसका दूना करोगे 1 जोड़ोगे तो 3 दूनी 6 7 तभी मिलेगा हर। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, भी ये जो भिन्न है और इसका व्युत्क्रम भिन्न है अपनी 3/7 और इसका व्युत्क्रम है 7/3। इसका योगफल आ रहा था 2 सही 16/21, मतलब 58/21 आ रहा था। सॉल्व करो, दोनों पक्ष क्या बराबर होंगे, तो 3 सते 21 और ये मिला 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 सते 21 हुआ। तो ये 7 त्रिक 21, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 सते तो 7 सता 49। हमको ये चेक करना है कि दोनों पक्ष बराबर होंगे क्या, दोनों पक्ष बराबर होंगे तभी अपना आंसर सही होगा, तभी तो क्रॉस चेक होगा। तो अब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, अब दूसरी कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये देखो इसमें जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 58 ही तो मिलेगा। 58/21 बराबर
58/21, मतलब ये दूसरी शर्त भी क्या हो रही है, पूरा हो रही है, मतलब अपना आंसर सही है। 3/7 जो आया था आंसर सही था। तो कोई भी आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि वो आंसर सही है कि नहीं। अब ये सवाल पढ़ो, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। हम समकोण त्रिभुज जानते हैं, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना होता है, 90 अंश। इस वाले कोण को हम 90 अंश मान लेते हैं। चलो इस त्रिभुज का नामकरण भी कर दें हम लोग, ABC। आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, इस आधार से देखो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार पे कंडीशन रखी है तो हम आधार को ही x मान लें। तो इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मतलब x-7 है। और जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया ही गया है आपको, तो आपको निकालना क्या है, आधार और ऊंचाई, मतलब x और x-7 का मान निकालना है। अब आप ये जानते हो कि अगर ये पाइथागोरस प्रमेय है तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, मतलब AC का स्क्वायर, ये जो कर्ण है मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। AC का मान दिया है 13, तो ये 13 की स्क्वायर। AB का मान हमने माना है, आधार को ही माना था, और ये मिला x-7 ऊंचाई। अभी इसको सॉल्व करो, पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ द्विघात समीकरण बन रहा होगा। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 मिलेगा। ये x स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर मिला अपने को। ये 49 और माइनस का 14x, अब इसको उधर ले जाओ तो ये मिला अपने को 2x स्क्वायर माइनस 14, और ये देखो उस साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस में आएगा, घटा दो तो 120 बराबर 0। 2 का भाग दे दो तो x स्क्वायर माइनस 7x, और 2 का भाग दे रहे हो तो ये कितना मिलेगा, 60। अब 60 को 2 भागों में तोड़ो आप कि घटाने पर क्या मिले, 7। तो 60 के फैक्टर्स करो आप, 2 से किया 30 मिला, फिर 2 किया 15 मिला, फिर 3 और 5, तो 2 दूनी 4 तेई 12, 12 में से 7 घटाओगे 5। ऐसे ही आपको चेक करने हैं फैक्टर्स के लिए, अब तो कर ही सकते हो आप। तो ये x स्क्वायर माइनस, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 12x और प्लस का 5x लिखोगे तभी तो -7 आ जाएगा, -60 बराबर 0। आप उस विधि से भी कर सकते हो, ब्रैकेट में 12 - 5 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों में x कॉमन ले लो तो x - 12, और यहाँ पर 5 कॉमन है तो x - 12। तो अब देखो एक तो मान यहाँ से x का 12 मिलेगा चूंकि x - 12, और यहाँ से x + 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -5। ये तो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भुजा माने हो ना, x क्या है अपनी भुजा, और जो होती है क्या, हमेशा धनात्मक, तो अपना आंसर यही है, मतलब अपना आधार कितना हो गया, 12। और दूसरी बात ऊंचाई भी पूछा था, तो ऊंचाई कितनी हो गई, 12 - 7 मतलब 5। यही क्या है अपना आंसर। अब सेंटीमीटर में सवाल में दिया गया था तो आंसर क्या होंगे, सेंटीमीटर में होंगे। अब देखेंगे हम लोग उम्र से संबंधित सवाल। सवाल पढ़ो, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु मानेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु ही सवाल में पूछेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना किसकी आयु मानोगे आप, रोहन की मान लो, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब x ये वर्ष में ही होगी, है ना, तो अब माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 26, ठीक है, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है, सवाल कह रहा है ये।
फिर कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र क्या होगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? x प्लस 3, 3 जोड़ने पर, जैसे अभी आप मान लो 16 साल के हो तो 3 साल बाद 19 के हो जाओगे, तथा 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या हो जाएगी? अभी कितना है? अभी है x प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 जोड़ दो तो ये कितना मिल जाएगा? x प्लस 29। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सवाल क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात 360 दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार क्या है? x प्लस 3 ये हो गई रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, गुणनफल निकालना है माँ की आयु का, मतलब x प्लस 29, और ये कितना हो रहा है? 360। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस x का वैल्यू निकालेंगे तो रोहन की आयु आ जाएगी, फिर उसमें 26 जोड़ेंगे तो माँ की आयु आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बस सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें करोगे तो प्लस का 29x, इसमें करोगे प्लस का 3x, और 3 का करोगे 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 6 दो कितना होगा? 8, ये मिलेगा 360, ये मिला x स्क्वायर। अब इसमें जोड़ो तो ये मिल जाएगा 32x। अब ये उधर जाके घटेगा, ये 360 को इधर लाओ तो माइनस में, अब 360 में क्या करना है आपको? 87 घटाना है, तो ये 10 मतलब ये 3 मिला, ये 8 7 15 हो जाएगा, ये 2 हुआ, मतलब कितना मिलेगा? माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब अपने को 273 के फैक्टर करने हैं और घटाने पर क्या आना चाहिए? 32। चलो 273 के यहाँ पे फैक्टर भी शुरू कर देते हैं। 3 से कट रहा है ये, 3 9 27, 3 1 कम 3, और 13 7 91 जानते हो आप, 7 से कटेगा और फिर 13 से कटेगा। अब घटाने पर क्या आना चाहिए? आपको घटाने पे 32 दिख रहा है, 32 है ना, तो ये 13 तिया 39, 39 में 7 घटाओगे 32 मिल जाएगा, बस काम खत्म। इसको आप 39 माइनस 7 लिख सकते हो, ये x बार लगा दो, इस 32 को क्या लिख दिया? 39 माइनस 7, ये माइनस 273 बराबर 0, तो ये मिल गया x स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0, तो इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 39, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन ले लो तो x प्लस 39। अब एक बार तो x प्लस 39 बराबर 0 और एक बार यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0, तो जब x माइनस 7 बराबर 0 करोगे तो x का मान 7 मिलेगा, और फिर x प्लस 39 बराबर 0 करोगे तो x का मान माइनस 39 मिलेगा। x है क्या? उम्र है जो कि धनात्मक होगी, तो अपना मान क्या होगा? x बराबर 7, मतलब रोहन की जो वर्तमान आयु है कितना है? 7 वर्ष। यही अपने को निकालना भी था। अगर माँ की उम्र भी पूछता, वर्तमान उम्र भी पूछता, तो हम क्या करते? 7 में 26 जोड़ देते तो 33 वर्ष आ जाता। अब आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, हर सवाल को आप क्या करोगे? क्रॉस चेक। चलो क्रॉस चेक हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस चेक करते हैं। हमने रोहन की उम्र तो निकाल ली x वर्ष, तो माँ की उम्र कितनी मिल जाएगी? ये भी लिख लो आप, 26 7 मतलब कितना मिल गया? 33 वर्ष। अब पहली कंडीशन क्या है? 26 वर्ष अधिक है, देख लो इन दोनों का अंतर क्या है? 26। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की कितनी हो जाएगी? 7 3 10, और 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 33 3 36, और दोनों का गुणनफल कर 360, मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या फुलफिल हो रही है, तो अपना आंसर सही है, हमने कैलकुलेशन सही की है। तो आप हर आंसर के लिए क्या किया करो? क्रॉस चेक जरूर किया करो। आपके जो भी आंसर आए फिर उसी आंसर को आप कंडीशन, जो आप जिस कंडीशन को लगा के आप सॉल्व किए हो उसी कंडीशन में फिर से रख कर देखो कि आपके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं।